नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या, वो भी कैमरों के सामने। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने कई सारे स्रोतों को देखा है, मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों के लेख, विकिपीडिया की जानकारी और दूसरी कई रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर हम आज बात करेंगे। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम समझें कि क्या हुआ था, मतलब अतीक अहमद कौन थे, क्या बैकग्राउंड था, ये हत्या कैसे हुई, जांच कहां तक पहुंची है और इस सब का असर क्या है, सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ दो लोगों की हत्या भर नहीं है। जो स्रोत हमारे पास हैं वो साफ इशारा करते हैं कि इसके तार कहीं गहरे जुड़े हैं। यूपी की राजनीति और अपराध के उस पुराने उलझे हुए जाल से ये घटना उस जाल की कुछ परतें खोलती है। तो अतीक अहमद की पृष्ठभूमि से ही शुरू करते हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद का नाम दशकों तक रहा। उनका राजनीतिक सफर भी काफी लंबा था। 5 बार विधायक रहे वो, कभी किसी पार्टी से, कभी निर्दलीय। हाँ, और एक बार फूलपुर से सांसद भी चुने गए थे। समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे, अपना दल सोनेलाल से भी। तो राजनीतिक पहुंच तो थी, लेकिन राजनीति के साथ साथ एक और पहचान भी जुड़ी हुई थी, हमेशा अपराध की दुनिया वाली। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड्स अगर देखें, जैसा कई अखबारों ने छापा है, तो 1979 में पहला मामला दर्ज हुआ था। हाँ, पहला केस। और तब से लेके 2019 तक उन पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हुए। इनमें मर्डर, करीब 17 मामलों में नाम था, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, धमकी देना, वसूली, और वो गुंडा एक्ट भी लगा था। जी, गुंडा एक्ट जो आदतन अपराधियों पर लगता है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी कोई दशकों तक राजनीति में बना रहे और प्रभावशाली भी रहे, ये सिस्टम पर सवाल तो उठाता है। सही बात है। और यही वो बात आती है अपराध और राजनीति के गठजोड़ की, जिसके आरोप उन पर हमेशा लगते रहे। कई स्रोत और जानकार यही मानते हैं, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, कि उन्होंने अपने राजनीतिक असर का इस्तेमाल किया, न सिर्फ अपना आपराधिक नेटवर्क बनाने और बचाने में, बल्कि अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने में भी। हाँ, एक तरह का दबदबा कायम रखने के लिए। बिल्कुल, ये वो क्लासिक केस माना जाता है जहां पता ही नहीं चलता कि सत्ता कहां खत्म हो रही है और अपराध कहां से शुरू हो रहा है। जमीनों पर कब्जे, रंगदारी, ये सब आरोप भी थे। उनके आपराधिक इतिहास में कुछ मामले तो बहुत ज्यादा चर्चित हुए, जैसे 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या, दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। हाँ, वो भी तब जब राजू पाल ने चुनाव में अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया था। उस हत्याकांड में अतीक और अशरफ दोनों मुख्य आरोपी बने थे। ये केस सालों तक चला। और इसी से जुड़ा है हाल का मामला। फरवरी 2023 में प्रयागराज में ही उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर्स की हत्या कर दी गई। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। जी, और ये हमला बहुत ही दुस्साहसिक था। सरेआम गोलियां और बम चले। हाँ, और इसका शक सीधे सीधे अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटों और गैंग पर गया। आरोप ये लगा कि जेल में बैठे बैठे अतीक ने ये साजिश रची। बिल्कुल, और इन्हीं गंभीर केसों की वजह से खासकर राजू पाल और फिर उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक पर कानूनी शिकंजा कसता गया। वो काफी समय से जेल में ही थे, कभी यूपी की नैनी जेल तो कभी गुजरात की साबरमती जेल। अलग अलग जिलों में शिफ्ट होते रहे। और उमेश पाल हत्याकांड की पूछताछ के लिए ही उन्हें साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, पुलिस कस्टडी रिमांड पर। जी हाँ। अब आते उस रात पर जिसने सब बदल दिया। 15 अप्रैल 2023 रात के करीब 10:30 बज रहे होंगे। प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल, पूरा नाम मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, वहां अतीक और उनके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। रूटीन मेडिकल था वो। हाँ, रूटीन मेडिकल। पुलिस जीप से उतारकर अस्पताल के अंदर ले जा रहे थे। गेट पर मीडिया वाले थे, सवाल पूछ रहे थे। पुलिस का घेरा भी था। बिल्कुल, अच्छी खासी पुलिस फोर्स थी। और जैसे ही अतीक और अशरफ ने मीडिया को जवाब देने के लिए बोलना शुरू किया, अचानक भीड़ से 3 लड़के निकले। वो मीडिया वाले बने हुए थे, नकली माइक, आईडी और कैमरा वगैरह लेकर। हाँ, भेष बदलकर। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन तीनों ने बिल्कुल पास से पॉइंट ब्लैंक रेंज से दोनों भाइयों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग। ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया, पुलिस के घेरे के अंदर, लाइव टीवी कैमरों के सामने। हाँ, ये सबसे हैरान करने वाली बात थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
और जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक अतीक को कम से कम 8 गोलियां लगीं, सिर, गर्दन, छाती, पेट, कमर में। और अशरफ को भी करीब 5 गोलियां, चेहरे और पीठ पर। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमला इतना तेज और अचानक था कि पुलिस को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भगदड़ मच गई वहां। और हमलावर वो तीनों लड़के, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, उन्होंने गोली चलाने के तुरंत बाद हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। उन्होंने कुछ बताया कि क्यों किया ये सब? शुरुआती पूछताछ में जैसा पुलिस ने बताया और मीडिया में आया, उन्होंने कहा कि वो अतीक, अशरफ जैसे बड़े माफिया को मारकर रातों रात फेमस होना चाहते थे, अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। अच्छा, बस नाम बनाने के लिए? हाँ, उनका यही कहना था शुरू में। लेकिन यहाँ एक पेंच ये भी है कि इन तीनों का कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था पहले से। मतलब छोटे मोटे केस थे, पर इतने हाई प्रोफाइल मर्डर की प्लानिंग और हिम्मत, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। हाँ, ये सवाल तो उठता है कि क्या ये सिर्फ मोहरे थे, क्या पीछे कोई और था? बिल्कुल, ये जांच का बहुत बड़ा मुद्दा बना कि असली मकसद क्या था और क्या कोई मास्टरमाइंड था इसके पीछे। इस दोहरे हत्याकांड के बाद तो पूरे यूपी में हड़कंप मच गया होगा। जाहिर है, प्रशासन ने फौरन पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया। पुलिस गश्त बढ़ गई, कई जगह धारा 144 लगा दी गई ताकि भीड़ जमा ना हो। और इंटरनेट वगैरह भी बंद हुआ था शायद। हाँ, अफवाहें रोकने के लिए प्रयागराज और कुछ और जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था एहतियात के तौर पर। मुख्यमंत्री ने फौरन हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए थे। जांच की बात करें तो तीनों हमलावरों का क्या हुआ? उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, मतलब जेल भेज दिया गया जांच के दौरान। बाद में पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे लंबी पूछताछ भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा को लेकर उठा। बिल्कुल, वही सबसे गंभीर सवाल था कि इतने पुलिस वालों के होते हुए मीडिया के सामने हथकड़ी में बंधे 2 कैदियों को कोई इतनी आसानी से गोली कैसे मार सकता है? सही में ये समझ से परे है। क्या कोई प्रोटोकॉल में चूक हुई? क्या पुलिस वाले तैयार नहीं थे, या ये सिर्फ लापरवाही थी, या कुछ और? इसी वजह से शुरुआती जांच के बाद करीब 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, जो उस वक्त सुरक्षा घेरे में थे। 17 पुलिस वाले? जी हाँ, ये सस्पेंशन एक तरह से ये मानना था कि हाँ, सुरक्षा में बड़ी चूक तो हुई है। और सरकार ने क्या किया? कोई अलग से जांच बैठाई? हाँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय, उनकी अध्यक्षता में 3 मेंबर की एक जुडिशियल जांच कमीशन बनाई। अच्छा, न्यायिक आयोग। जी, न्यायिक आयोग। उन्हें 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था। उनका काम था घटना की पूरी जांच करना, सुरक्षा में चूक क्यों हुई ये पता लगाना और आगे ऐसा ना हो इसके लिए सुझाव देना। इसके अलावा पुलिस की SIT तो अपनी क्रिमिनल जांच कर ही रही थी। अब अगर हम इस पूरी घटना के महत्व को देखें तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनी? क्या खास था इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हालात बहुत ही असाधारण थे। एक आदमी जिसका दशकों तक यूपी की राजनीति और अपराध जगत में दबदबा रहा हो, जिस पर 100 से ज्यादा केस हों, जो सांसद विधायक रहा हो, हाँ। उसकी हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाए, वो भी दर्जनों पुलिस वालों और मीडिया के कैमरों के सामने। ये अपने आप में ही अनहोनी घटना थी। पहले कभी ऐसा सुना नहीं गया था। बिल्कुल, और इसने सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर, पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, और लोगों के भरोसे पर भी कि जब पुलिस हिरासत में कोई सुरक्षित नहीं है कैमरों के सामने, तो आम आदमी का क्या होगा? इसने पब्लिक के भरोसे को जरूर धक्का पहुंचाया। और उस समय वैसे भी प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर काफी बहस चल रही थी। सही कहा। उसी माहौल में एक घटना हुई और इसने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या राज्य अब उन लोगों की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहा जो उसकी अपनी हिरासत में है। ये तो कानून के राज यानी रूल ऑफ लॉ पर सीधी चोट थी। मीडिया का रोल भी इसमें काफी चर्चा में रहा। कई चैनलों ने तो इसे लगभग लाइव दिखाया। वो खौफनाक मंजर बार बार दिखाया गया। हाँ, टीवी पर लाइव मर्डर, कैमरे पर हत्या, ऐसी हेडलाइंस चली। इसने एक तरफ तो घटना की भयावहता लोगों तक पहुंचाई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाया कि अपराध, राजनीति, पुलिस और मीडिया कवरेज का रिश्ता कितना पेचीदा और कई बार कितना असुविधाजनक हो सकता है। सही बात है। एक और चीज गौर करने वाली है, ये घटना शायद अपराध करने के बदलते तरीकों की तरफ भी इशारा करती है। ज्यादा दुस्साहसिक, ज्यादा प्लान्ड। मतलब जिस तरह से प्लानिंग हुई, हमलावरों का मीडिया कर्मी बनना, महंगी विदेशी पिस्टल जैसे जिगाना का इस्तेमाल और इतने हाई सिक्योरिटी माहौल में हमला करना, ये किसी नौसिखेबा काम नहीं लगता। हाँ, ये तो है। ये किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है, जिसका पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती थी कि क्या कोई बड़ा मास्टरमाइंड था, कोई गैंगवार थी, या कोई और ही वजह थी।
ये सवाल अब भी पूरी तरह से शायद नहीं सुलझे हैं। अब अगर हम देखें कि अभी क्या चल रहा है, तो पुलिस अतीक अहमद के गैंग, जिसे वो IS 227 गैंग कोड कहते थे, उसके बचे हुए लोगों पर शिकंजा कस रही है। जी हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में यही कोड था। IS मतलब इंटरस्टेट। तो उसके जो भी सदस्य या मददगार हैं उन पर नजर रखी जा रही है, लिस्ट बन रही है, केस दर्ज हो रहे हैं, संपत्तियों की जांच हो रही है। संपत्तियों की जांच मतलब जो अवैध तरीके से कमाई गई। बिल्कुल। अतीक और उसके साथियों की अवैध संपत्तियों की पहचान करके उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी तेज हो गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। और उमेश पाल हत्याकांड का क्या हुआ? उसका ट्रायल चल रहा है। हाँ, वो केस भी तेजी से चल रहा है। पुलिस ने उसमें अतीक के 2 बेटों उमर और अली, पत्नी शाइस्ता परवीन जो अभी तक फरार हैं और उन पे इनाम भी है, भाई अशरफ मरने से पहले, और गैंग के बाकी सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है कोर्ट में। कानूनी कार्रवाई जारी है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें, क्या सार निकलता है? मुझे तो यही लगता है कि ये घटना बहुत साफ दिखाती है कि हमारे सिस्टम में राजनीति, अपराध और कानून का जो गठजोड़ है वो कितना गहरा और कितना खतरनाक है। हाँ, ये पूरी व्यवस्था के लिए एक आईना है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इसे तोड़ा कैसे जाए। तो तक सिस्टम के लिए चुनौती बना रहा, जिसका असर हर तरफ था, लेकिन उसका अंत भी कानून के बाहर पुलिस की मौजूदगी में हिंसा से होता है। और दूसरी तरफ यही घटना कानून के राज पर, पुलिस की काबिलियत पर, और क्या राज्य वाकई अपराध राजनीति के इस गठजोड़ को खत्म करना चाहता है या कर सकता है, इन सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। ये दिखाती है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत गहरी कमियां हैं। और आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं जहां न्याय की प्रक्रिया कैमरों के सामने हिंसा में बदल जाती है, तो इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? कानून पर भरोसे का क्या होता है? क्या ऐसी चीजें धीरे धीरे हिंसा को नॉर्मल बना देती हैं या फिर ये सिस्टम में सुधार लाने के लिए दबाव बनाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही मिलेगा।